दक्षिणी लेबनान के खूबसूरत पर्यटक शहर टायर से, जिसको आम भाषा में यहाँ सोअर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर हमेशा पर्यटकों और आम लोगों की चहल पहल से गुम रहता था, लेकिन आज यहाँ पर समुद्री लहरों के सिवा कुछ नहीं सुनाई देता। हर तरफ सन्नाटा है। दरअसल शुक्रवार को यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के थोड़ी देर बाद लेबनान की राजधानी बीरूत में अब तक का सबसे बड़ा बम इजराइल ने गिराया, जिसे ब्लास्टर बंकर बम के नाम से भी जाना जाता है। और दावा किया जा रहा है कि 2000 टन का बारूद इस बम में इस्तेमाल हुआ, जिसने पूरी तरह से हिजबुल्लाह के गढ़ कहलाने वाले दहिया जिले को हिला के रख दिया। बम इतना जोरदार था कि पूरे बीरूत शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। तबाही इतनी मची कि अभी तक गिरी हुई इमारतों के ढेर जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। और इजराइल का दावा है कि इसी बम में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारा गया है। 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गयी। लेबनान में इजराइल के हमले की तस्वीर देखते ही देखते लेबनान की राजधानी मिट्टी में मिल गई। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी में चारों तरफ तबाही मच गई। एक के बाद एक इजराइल के हमलों की तस्वीरें आने लगी। ये देखिए, इजराइल के इस हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि क्या नसरुल्लाह भी इन हमलों में मारा गया या फिर बच निकला। इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह चुप था और बेरूत से आ रही तस्वीरें नसरुल्लाह के भविष्य को लेकर सवाल गहरा कर रही थी। इस भीषण हमले के कई घंटों बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने नसरुल्लाह को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। शनिवार सुबह को जिस खबर का दावा इजराइल ने किया था, आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी उस खबर पर मोहर लगा ली है। हाँ, हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के प्रमुख मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में जो इजराइल ने बमबारी की है, उसमें उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उसके परिवार के कुछ सदस्य भी उस हमले में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ को लेकर इजराइल का ये ऑपरेशन कितना अहम था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। ये रही उसकी तस्वीर। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 27 सितंबर को बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था, जहां नसरुल्लाह भी मौजूद था। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान जब बेरूत के पास बम बरसा रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन न्यू ऑर्डर है और इसके निशाने पर सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह है। हसन नसरुल्लाह का मारना इजराइल के लिए तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा अचीवमेंट है और इसको मारने से इजराइल की सुरक्षा पे काफी फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि उन्होंने जितने भी टॉप लीडरशिप है तकरीबन काफियों को एलिमिनेट कर दिया है पेजर अटैक के जरिए। उसके बाद ये एयर स्ट्राइक से तो काफी इनकी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह को सीनियर लीडरशिप और अभी हसन नसरुल्लाह डाउनवर्ड खत्म कर दिया है, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा इजराइल की सुरक्षा पर। जब ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चल रहा था तब इजरायली वायुसेना के सारे सीनियर कमांडर इस पर नजर बनाए हुए थे। सटीक खबर मिली थी कि दहिया इलाके में एक रिहायशी इलाके में इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह मौजूद। इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरी, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और कम से कम 6 इमारतें उड़ा दी, जिनमें से एक के नीचे नसरुल्लाह मौजूद था। इसके 24 घंटे बाद आईडीएफ ने सामने आकर ऐलान किया कि नसरुल्लाह का काम तमाम हो चुका है। वो है ये जो बंकर बंक है, ये वो हथियार होता है, ये जो बारूद होता है, ये बॉम्ब होता है जो बिल्कुल टनल्स के अंदर और ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जैसे ये मीटिंग हो रही थी, ये एक रिहायशी इलाके में हो रही थी, तो अगर आप बिल्डिंग को डैमेज करेंगे वो तो कोई भी बॉम्ब से हो सकता है, बिल्डिंग का मलबा गिर जाएगा, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं
टनल नेटवर्क में, अंडरग्राउंड बंकर्स में, वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठे होंगे। तो ये जो बॉम्ब्स ऐसे डाले हैं, जो बंकर बॉम्ब्स, इनको ये बिल्कुल अंदर तक डीप पेनिट्रेशन, पहले ये पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जाके फिर ये फटते हैं। शुक्रवार को हमले के वक्त भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से उठा धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। इस धुएं से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि अगला निशाना हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह है। बेरूत से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इजराइल अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता भी नहीं है और कभी बख्शता भी नहीं है। ऐसी ही कुछ रणनीति हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने भी शुरू कर दी। 32 साल पहले बने हिजबुल्लाह, जो कि पिछले 3 दशक के दौरान खाड़ी के देशों में सबसे बड़ी मलेशिया बनकर उभर आई थी, उसके प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार कर एक बार फिर इस्राइल ने दिखाया कि वो अपने दुश्मनों का बदला किस तरह लेता है। हसन नसरुल्लाह ही नहीं, बल्कि पिछले 10 दिन की अगर बात करें, जितनी भी टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह की थी, उनको चुन चुन के उनके घरों में इजराइल ने मिसाइल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स में मार डाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद क्या होगा। इजराइल की सेना उसे उसी के हेडक्वार्टर में मिट्टी में मिला देगी। वो अब दोबारा इस तरह से इजराइल को कभी नहीं धमका पाएगा। हिजबुल्लाह चीफ की मौत सुनिश्चित करने के लिए इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस इमारत के नीचे तहखाने में नसरुल्लाह छुपा हुआ था, उस इमारत पर 80 टन के बम गिराए गए। एक टन के 80 बम गिरे तो ये इमारत जमींदोज हो गई और नसरुल्लाह ढेर हो गया। इजराइल ने नसरुल्लाह को ढेर करने वाली अपनी टीम का ऑडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम गिराने से पहले इजरायली फाइटर पायलट को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम अपने दुश्मन को कहीं भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को कैसे खत्म कर दिया। नसरुल्लाह 1992 से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का चीफ था। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तब वो महज 32 साल का था। उसका जन्म 31 अगस्त 1960 में हुआ था। वो 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ बने विद्रोही गुट में शामिल हो गया। साल 1982 में हिजबुल्लाह बना और नसरुल्लाह उसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। साल 1992 में इसके 10 साल बाद नसरुल्लाह इसका मुखिया बना और साल 2006 में उसके नेतृत्व में इजराइल को लेबनान से खदेड़ दिया गया। ऐसे में नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। हसन नसरुल्लाह को मार के इस्राइल ने सबूत दे दिया है, सबसे पुख्ता सबूत, कि उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद की और मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी माहिर है कि वो दुश्मन के कमांडरों का हर मूवमेंट, छोटा से छोटा मूवमेंट, कहाँ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ मीटिंग कर रहा है। उदाहरण के तौर में इस्माइल हानिया को जब तेहरान में मारा, और अभी हसन नसरुल्लाह जो टॉप लीडरशिप है, और जो उसकी पेजर्स में कितने सीनियर कमांडर्स को घायल किया गया, शामिल ईरानियन एम्बेसडर। तो ये वही कर सकता है जिसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत बढ़िया है, और वो पूरा, मैं बोलूंगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन हिजबुल्लाह और ईरान के कार्डर्स के अंदर कर चुके हैं। इन्हीं के कार्डर्स हैं जो ये खबर दे रहे हैं। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा किया, जिसमें ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती हैं। इसके पास हजारों आतंकवादी भी हैं, लेकिन इजरायल ने पिछले 2 महीनों में उसकी कमर तोड़ दी। नसरुल्लाह को मारने से पहले इजरायल ने उसकी पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। नसरुल्लाह से पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह के ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकील, सर्वोच्च कमांडर फौद शुक्र, सदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी, कमांडर रादवा फोर्स विसम अल तवील, रादवा फोर्स ट्रेनिंग हेड अबू हसम समीर, नासेर यूनिट का कमांडर तालिब सामी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अजीज यूनिट कमांडर मोहम्मद नासेर को मार गिराया। अभी सिर्फ बदर यूनिट कमांडर अबू अली रिदा जिंदा है।
इस तरह इजराइल ने अपने जानी दुश्मन को अधमरा कर दिया है, क्योंकि इजराइल के एक्शन के बाद हिजबुल्लाह के वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगा, कितनी क्षमता से करता है, कैसे करता है, कितना इफेक्टिव होता है कि भी उसके जो टॉप लीडर्स की कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं होगी, बट डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना रैंक एंड फाइल या जो मिडिल और लोअर, वो रिटेलिएट करेंगे। अब उस रिटेलिएशन में चाहे खुद ज्यादा मारे जाए इजराइल के, बहुत ही कम को वो मार पाए, पर वो करेंगे। वन सेकेंडली, अभी जो ग्राउंड की बात हो रही थी, ग्राउंड इन्वेजन बाय इजराइल, क्या चांस उसका अभी फिलहाल कम है? जब इजराइल का ऑब्जेक्टिव बाय एयर अटैक्स करके ही अपना काफी कुछ न्यूट्रलाइज कर रहा है। और एक चीज और याद रखिए, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी टनल्स बना रखी हैं। हमस की टनल्स की हम लोग ने इतनी बात करी, गाजा में टनल्स हैं, मेट्रो बना रखा है अंडरग्राउंड, राइट? उनको बनाना सिखाया किसने था? हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हैं उनको नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स और इरानियन इंजीनियर्स ने मिलकर बनाई हैं। इनफैक्ट हिजबुल्लाह की कुछ टनल्स तो ऐसी भी हैं जो इजराइल के बॉर्डर से अंदर आके इजराइल के अंदर खुलती हैं। करीब 4-1 साल पहले 3 ऐसी टनल के मुंह इजराइल ने ढूंढे थे, उनको सील करा, उन पे सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि डाली। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसी के घर में ढेर करके अपने हर दुश्मन को सीधी चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि वो उन्हें तबाह करके ही छोड़ेगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर निशाना साधा और खुले आम ईरान को धमकी दी। मैं इस वक्त बेरूत में हूं और यहां पर कल शाम को, जो शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बॉम्बिंग हुई, उसके बाद इतना तनाव है कि हजारों लोग पूरी रात सड़कों पर बिताने पर मजबूर हो गए। ये सड़क जो है, ये बेरूत शहर का मुख्य राजमार्ग है जो साउथ को बेरूत से मिलाता है। इसी पर लोगों का सैलाब, जिसमें आम जनता, महिलाएं और लोग शामिल हैं, वो सड़कों पर यहाँ पर आ पहुंचे हैं। जिस दूरी 1 या 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में यहाँ बेरूत में कुछ मिनट लगते थे, तो बीती रात से उस सफर को तय करने में कई सारे घंटे लोगों को लगे। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, तभी इजराइल ने फलस्तीन और गाजा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तब सभी का यही अनुमान था कि कुछ दिन या कुछ महीने में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 साल बीतने को है, अभी तक गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा में पिछले 1 साल के दौरान 41,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 1 लाख से भी ज्यादा घायल हुए। और गाजा का नक्शा ही पिछले 1 साल के दौरान इजरायली बमबारी से बदल गया है। उस बीच खाड़ी के कई देशों में गाजा में हो रहे इस कत्ल आम पर नाराजगी भी है और गुस्सा भी। लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान के प्रॉक्सीज के अलावा कोई अभी तक शामिल नहीं हुआ है। ईरान ने हिजबुल्लाह से भी और हुती से भी इजराइल पर कई मिसाइल हमले करवाए, जिसमें इजराइल का भी कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन अब जबकि हिजबुल्लाह की कमर इजराइल ने तोड़ दी है, अब ईरान के भविष्य और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। ईरान को ये सिद्ध करना होगा कि क्या मिडिल ईस्ट में या खाड़ी में उनकी कुछ चलती है या नहीं। तो जाहिर है कि ईरान की तरफ से अब आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई इजराइल के खिलाफ होती है, वो देखने वाली बात होगी। एक तरफ लेबनान में लोग परेशान हैं, तो इजराइल की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसकी तरफ से अपने इस ऑपरेशन से जुड़े वीडियो जारी किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक अहम वीडियो देखिए, जिसमें आप इजराइल के F-15I लड़ाकू विमान को उड़ान भरते हुए देख सकते हैं। इजराइल का कहना है कि ये वही लड़ाकू विमान है जो हिजबुल्लाह चीफ को मारने में शामिल था। लेकिन नसरुल्लाह को मारकर इजराइल ने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है। आप कहेंगे कैसे? तो इसका जवाब हिजबुल्लाह की ताकत में छिपा है, जिसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है, जबकि वो नसरुल्लाह को मारने में कामयाब हो चुका है। हिजबुल्लाह के ठिकानों और हौसलों को पस्त करना इतना आसान नहीं है। इसकी कहानी 1980 के दशक में शुरू होती है, जब लेबनान में इजराइल के विरोध का माहौल तैयार हुआ। तब हिजबुल्लाह अपने गिरोह को चलाने के लिए सुरंगों का उपयोग करता था।
लेकिन बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान और उत्तर कोरिया ने मिसाइलों के भंडारण के लिए सुरंग बनाने में उसकी मदद की। हिजबुल्लाह का नेटवर्क बढ़ता गया। साल 1990 तक उसने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया। साल 2000 में जब लेबनान से इजरायली सेना हटी तो हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके डर से सेना भागी है। ये पहला अवसर था जब इजराइल ने शांति समझौते के बिना किसी अरब देश की धरती को एक तरफा तौर पर छोड़ा और क्षेत्र के बहुत से अरब नागरिकों की नजर में इसे एक महत्वपूर्ण सफलता घोषित किया गया। इसके बाद नसरुल्लाह मजबूत होता चला गया, लेबनान में बड़ी ताकत बन गया, लेकिन उसकी मौत के बाद अब इजराइल में बड़े पलटवार का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर लगातार हमलों के बावजूद इजराइल अभी तक उसे हरा नहीं पाया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया कि 40 से 50 हजार लड़ाकों का उसका समूह है, जबकि मारे जाने से पहले नसरुल्लाह ने दावा किया था कि उसके समूह में 1 लाख लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक और हथियार सप्लायर ईरान है, इसीलिए हिजबुल्लाह के कई हथियार ईरानी, रूसी और चीनी मॉडल के हैं। वहीं रॉकेट हमले करने में भी हिजबुल्लाह सक्षम है। हिजबुल्लाह का संचार नेटवर्क हाईटेक है, ये उसकी चेन का सबसे मजबूत पक्ष है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के घातक हथियार सुरक्षित तरह से छिपा कर रखे गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1.5 लाख रॉकेट शामिल है। सबसे शक्तिशाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन के नीचे रखी गयी। हिजबुल्लाह ने एक सुरंग नेटवर्क बनाने में सालों लगाए हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्या होता है, ये जो बारूद होता है, ये बॉम्ब होता है जो बिल्कुल टनल्स के अंदर, और ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जैसे ये मीटिंग हो रही थी, ये एक रिहायशी इलाके में हो रही थी, तो अगर आप बिल्डिंग को डैमेज करेंगे, वो तो कोई भी बॉम्ब से हो सकता है, बिल्डिंग का मलबा गिर जाएगा, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं टनल नेटवर्क में, अंडरग्राउंड बंकर्स में, वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठे होंगे। तो ये जो बॉम्ब्स ऐसे डाले हैं, जो बंकर बॉम्ब्स, इनको ये बिल्कुल अंदर तक डीप पेनिट्रेशन, पहले ये पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जाके फिर ये फटते हैं, तो बहुत बुरा इसमें प्रभाव होता है और जो इफेक्ट होता है। ये मेरे ख्याल GBU 74 या ये सीरीज के बॉम्ब है, और ये मेरे ख्याल अगर मेरे को याद है, ये तकरीबन 15 से 20 मीटर तक अंदर पेनिट्रेट करके और फिर फटते हैं। तो ये इफेक्टिवनेस जो इन बॉम्ब्स की है, ये अंडरग्राउंड नेटवर्क, अंडरग्राउंड टनल के लिए काफी लाभदायक है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्लाह का सैन्य बुनियादी ढांचा दक्षिणी लेबनान के गांव-गांव में मजबूती से फैला हुआ है, इसलिए इजराइल लगातार वहां हमले कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हिजबुल्लाह की ताकत कमजोर करना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके एक झटके में इजराइल में घुस सकते हैं। इस काम में ईरान और रूस भी उसका साथ दे सकता है। सीनियर लीडरशिप को खत्म किया है इजराइल ने, टारगेट करके, हमास का भी, और रूमर ये भी है कि शायद याह्या सिनवार भी खत्म हो चुका है, और हमास और हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उनको तो तकरीबन खत्म कर दिया गया है। तो मिडल ईस्ट में, और खासकर ये जो कल नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी थी कि ये जो एक कर्ज है, जो कर्ज की लाइन है, जिसमें ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान ये सब शामिल हैं, ये लाइन जो है, इन लोग को टारगेट करना जरूरी है, इन देशों को, जो इनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो मेरे को लगता है अब अगला टारगेट होगा ईरान में ही, इनके जो IRGC कमांडर्स हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो कमांडर्स हैं, इनको भी धीरे धीरे टारगेट किया जाएगा, और वो जब किया जाएगा जब ईरान डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा। इजराइल ने अभी तक लेबनान में हवाई हमले ही किए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ने के लिए उसे जमीनी ऑपरेशन करने होंगे, और यहीं से उसकी असल चुनौती से सामना होगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हमास हो या हिजबुल्लाह या फिर हुतीस, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इन तीनों मलेशियाज की मदद मात्र ईरान कर रहा है। उनके पास नवीन और दूर जाने वाली मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी सिर्फ ईरान ही इन तीनों संगठनों को मुहैया करा रहा है। पिछले 1 साल से इन तीनों संगठनों के पीछे इजराइल पड़ा है। अब जबकि लगभग हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा इजराइल कर चुका है और उसका दावा कर रहा है, अब सवाल खड़ा होता है कि क्या अब इजराइल के निशाने पर ईरान है, और क्या ईरान के वो एटम बम से रोकने के लिए, एटम बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल ईरान पर भी हमला कर सकता है। वो कहना अभी पहले वक्त से पहले या समय से पहले होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा इजराइल सोचता है तो ईरान के लिए भी मजबूरी बनती है।
इस बीच क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। इजरायल ने ईरान को हालिया दिनों में एक के बाद एक कई झटके दिए। सीरिया में इजरायल ने उसके सैन्य अधिकारियों को मारा। जुलाई में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये को मार दिया गया। इसके बाद अब हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया गया। इस्माइल हानिये की सनसनीखेज हत्या करके इजरायल ने ईरान को उसी के घर में झटका देकर अपनी ताकत का एहसास करवाया था। इस हमले ने एक झटके में ईरान को भी बेनकाब कर दिया। तब ईरान की तरफ से इजरायल को सबक सिखाने की बात कही गई थी, लेकिन ईरान कुछ कर पाता उससे पहले ही इजरायल ने नसरुल्लाह को मारकर ईरान के होश उड़ा दिए। अब सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा, या फिर यूँ कहें कि इजरायल ने उसे कुछ न कुछ करने को मजबूर कर दिया। हम इस समय अगर उसके पास क्षमता है न्यूक्लियर वेपन की, तो ईरान एक न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है। टेस्ट मैं कह रहा हूं, ठीक है सर, जो कि डिक्लेयर कर देगा दुनिया को, हाँ भाई मैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट हूं। वो एक बहुत बड़ा, क्या कहे, सिग्नल ही नहीं, बहुत बड़ा गेम चेंजर तो नहीं कह सकते, बट बहुत बड़ा एक अलग वेरिएबल आ जाएगा इस पूरे माहौल में। इसके अलावा ईरान कोई बड़ा गेम चेंजर प्ले नहीं कर सकता। हाँ डेफिनेटली यस, वो हिजबुल्लाह को इनकरेज करेगा। सीरिया और इराक से जो उसके अलाइड एक्सिस के जो जिहादीज है उनको बोलेगा जाओ लेबनान में। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजरायल कुछ भी करने को तैयार है। जानकारों का कहना है कि हमास के बाद जिस तरह से हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा रहा है, उसका असली मकसद ईरान का हौसला तोड़ना है। इसके लिए इजरायल की सेना अगर दुश्मनों पर हमला कर रही है, तो इजरायल के पीएम यूएन में ईरान को अभिशाप बताते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान 2 मानचित्र दिखाए, जिसमें एक समूह को अभिशाप और दूसरे समूह को आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वायरल तस्वीर में बेंजामिन नेतन्याहू के दाहिने हाथ के नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंग में दिखाया गया है। ये वही जगह है जो इजरायल के निशाने पर है, खासकर ईरान, जिसकी सेना का एक बड़ा कमांडर बेरूत में हुए हमले में मारा गया। उसका नाम अब्बास निल फोरुशान था। अमेरिका ने 2022 में उस पर प्रतिबंध लगाए थे। तो क्या इजरायल का अगला निशाना ईरान है, जिसे लेकर उसे शक है कि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब? जो एक कर्ज है, जो कर्ज की लाइन है, जिसमें ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान ये सब शामिल हैं, ये लाइन जो है इन लोग को टारगेट करना जरूरी है, इन देशों को, जो इनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो मेरे को लगता है अब अगला टारगेट होगा ईरान में ही इनके जो IRGC कमांडर्स हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो कमांडर्स हैं, इनको भी धीरे धीरे टारगेट किया जाएगा। और वो जब किया जाएगा जब ईरान डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है ईरान थोड़ा अभी कॉशियस अप्रोच लेके इंटरफेयर नहीं करना चाहेगा। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से अभी सिर्फ बयानबाजी हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बयान जारी कर कहा गया, लेबनान के लोग ये न भूलें कि एक समय था जब कब्जे वाले शासक के सैनिक बेरूत की ओर बढ़ रहे थे। हिजबुल्लाह ने उन्हें रोका था और लेबनान गौरवान्वित हुआ था। इजराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटा है। अब सवाल यह है कि इजराइल ईरान में घुसकर हमले कर रहा है, हमास को गाजा में खत्म कर रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह की लीडरशिप को करीब करीब मार चुका है। ऐसे में अब आगे क्या करने जा रहा है? को खत्म किया है इजराइल ने टारगेट करके, हमास का भी, और रूमर ये भी है कि शायद याह्या सिनवार भी खत्म हो चुका है। और हमास और हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उनको तो तकरीबन खत्म कर दिया गया है। तो मिडल ईस्ट में, और खासकर ये जो कल नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी थी कि ये जो एक कर्ज है, जो कर्ज की लाइन है, जिसमें ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान ये सब शामिल हैं, ये लाइन जो है इन लोग को टारगेट करना जरूरी है, इन देशों को, जो इनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद इराक में 3 दिनों का शोक घोषित कर दिया गया है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे। उस बीच उसके कुछ ही देर बाद इजराइल की तरफ से बेरूत में अब तक का सबसे बड़ा हमला होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि आने वाले दिनों में अब क्या इजराइल ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या फिर उसके और आने वाले दिनों के दौरान क्या प्लान है, वो फिलहाल कोई जानता तो नहीं है, लेकिन उसका अंदेशा और उसका संदेश बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में जाकर संयुक्त राष्ट्र के सामने पहले ही दे रखा है। इधर 9 दिन से इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। उधर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। Israel has no choice and Israel has every right to remove this threat and return our citizens to their homes safely. And that's exactly what we're doing. इतना ही नहीं, यूएनजीए के मंच से नेतन्याहू ने ईरान को भी खुलेआम धमकी दी, जिसके विरोध में कई देशों के प्रतिनिधियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेतन्याहू बोले, ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता। उन्होंने हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाले ईरान को लेकर कहा कि इजराइल तब तक नहीं थमेगा जब तक उनके देश के बंधक सुरक्षित घर नहीं लौट आते। इजरायली प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हम गाजा में हमास से तब तक लड़ेंगे जब तक हमें पूरी तरह जीत नहीं मिल जाती। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 मानचित्र दुनिया को दिखाए। एक द कर्स यानी अभिशाप दुनिया के लिए, दूसरा द ब्लेसिंग यानी वरदान पूरी दुनिया के लिए। और इसे समझना बेहद आवश्यक है। किसे बेंजामिन नेतन्याहू द कर्स बता रहे हैं या अभिशाप? ईरान, इराक और सीरिया काले में दिखाया है, यानी ये वो देश है उनके मुताबिक जो आतंक फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, इस पूरे क्षेत्र में, और दुनिया के विकास को रोक रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीर है वो ये है जो वरदान है पूरी दुनिया के लिए, और ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी में ये वरदान आया था, आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसका जिक्र बेंजामिन नेतन्याहू ने किया कि किस तरह से, अगर आप इस मानचित्र को देखें तो यहां भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, इजराइल और यहां से यूरोप और अमेरिका के लिए एक पूरा मार्ग निकल कर जा रहा है। उसके लिए वो कह रहे हैं रेल लाइन बिछाई जा रही है, ईंधन की आवाजाही के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया जा रहा है, और 2 बिलियन से ज्यादा लोगों को इसका लाभ होगा। लेकिन नुकसान इस कर्ज या अभिशाप की वजह से, आतंक का वो अभिशाप जो इस पूरे क्षेत्र को डस रहा है। तो साफ तौर पर प्रयास कहने का यही कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत जरूरी है, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा, आतंक से पूरी दुनिया का नुकसान। नेतन्याहू बोले कि इजराइल भी शांति का पक्षधर है, लेकिन अगर उनके देश पर हमला होगा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भले ही हिजबुल्लाह की पकड़ सभी महाद्वीपों में है, लेकिन वो हिजबुल्लाह और उसके चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। Israel's soldiers have fought back. वैश्विक मंच पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस साल जंग की वजह से उनका संयुक्त राष्ट्र महासभा में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो लेबनान, ईरान और हिजबुल्लाह को बेनकाब करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बेरूत से अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। यूं तो पिछले साल 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दक्षिणी लेबनान में हर रोज गोलीबारी और रॉकेटों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन पिछले 10 दिन से इजराइल ने अपने हमलों में काफी तेजी लाई है। अगर मात्र पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के 3 प्रमुख कमांडरों के साथ साथ कई हिजबुल्लाह के ठिकानों को न सिर्फ दक्षिणी लेबनान बल्कि पूरे लेबनान में निशाना बनाया। यहाँ तक कि इजराइल के आईडीएफ का दावा है कि 2000 से भी ज्यादा हमले इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान पर किए, और उनमें जो है न सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू और लीडरशिप मारी गई, बल्कि साथ ही साथ हिजबुल्लाह के सभी हथियार जो है उनको नष्ट किया गया।
इजराइल ने लगातार एयर स्ट्राइक से साफ कर दिया है कि अब हिजबुल्लाह की खैर नहीं। इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर चुन चुनकर बम बरसा रही, जिससे उसके कमांडर मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। कल इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर मारा गया था। हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ रहे मोहम्मद हुसैन सरूर का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ये सीनियर कमांडर कुछ दिन पहले ही यमन से लौटा था। हसन सरूर के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल पर कई मिसाइल दागकर पलटवार किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हुसैन सरूर कैसे यमन में कुछ सप्ताह पहले ही आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था। वहीं इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। न्यूयॉर्क पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए मान गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जीन पियरे ने कहा कि इजरायली पक्ष की सहमति के बाद ही 21 दिन के सीज फायर प्रस्ताव का ऐलान किया गया था। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस ने यूएन में इसे लेकर संयुक्त बयान भी जारी किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इजरायल ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आज तक देश का पहला चैनल है जो जब ये लेबनान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था तब भी सबसे पहले यहाँ पहुंचा था, और अब भी जबकि ये अब युद्ध में बदल गया है ये तनाव जो कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में था। आपने कुछ देर पहले जो बात की मोहम्मद हुसैन सरूर की, जिसको मारा गया कल गुरुवार को बैरूत शहर में, मैं सुबह करीब आधे घंटे उस पूरे इलाके में था जहां पर ये स्ट्राइक की गई। वहां पर भी मैंने उस घर को देखा। 6 मंजिला इमारत है, रिहायशी घर है जिसमें कई सारे अपार्टमेंट हैं, और उनमें से एक अपार्टमेंट जो है वो मोहम्मद हुसैन सरूरी का भी था। ये सबसे बड़ा झटका जो है हिजबुल्लाह के लिए अब तक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश का वजूद खतरे में है और तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के समूल नाश के लिए जमीनी जंग की तैयारी पूरी कर ली है। इजराइल के मार्कावा टैंक लेबनान बॉर्डर पर गरज रहे हैं। उन्हें जैसे ही इजरायली आर्मी अफसर कूच करने का इशारा करेंगे, वो लेबनान को धुआं धुआं करने लगेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके भी झुकने को तैयार नहीं है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह आतंकी इजरायली शहर हाइफा पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के जद में इजरायल के कई एयरपोर्ट भी आ रहे हैं। ऐसे में इजरायल को बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा है। जंग से बैकफुट पर आया लेबनान अब गिड़गिड़ाने लगा है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बुहबीब ने कहा है दुनिया भर के देश दखल दें और तुरंत युद्ध विराम करवाएं। लेबनान को मिडल ईस्ट का पेरिस और स्विट्जरलैंड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ साल में 4 मौसम हैं, बल्कि यहाँ पर आपको ऐसे भी पहाड़ मिलेंगे जहाँ पर बाज़ाब्ता स्नोफॉल भी होता है। यहाँ का मौसम दुनिया भर के पर्यटकों को इस देश की ओर खींचता है। ये काफी विकसित देश रहा है 70 के दशक से पहले, और कहीं न कहीं यूरोप की तरह लेबनान में भी आम जनजीवन और खुले जीवन के लिए लोग आया करते थे, और पर्यटकों की, खासतौर से मिडिल ईस्ट में पर्यटकों की पहली पसंद लेबनान थी। आखिर पिछले 3 दशक के दौरान यह देश कैसे बना आतंकवाद का गढ़, जानिए इस रिपोर्ट में। जिसे कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, जो कभी मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था, वो इस्लामी कट्टरपंथ और आतंकवाद का गढ़ कैसे बन गया। लेबनान की राजधानी बेरूत इजरायली बम बारूद से तबाही झेल रही है। ये खूंखार आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ है। लेकिन अब से 19 साल पहले तक इसकी तस्वीर ऐसी नहीं थी। बेरूत कितना मॉडर्न, कितना आजाद ख्याल और कट्टरवाद से कितना दूर था, उसकी मिसाल है ये तस्वीर।
ये जून 2005 की तस्वीर है जिसमें बेरूत के मशहूर सेंट जॉर्जेस होटल के स्विमिंग पूल के पास एक महिला सनबाथ लेते हुए हुक्के का कश लगा रही है। इसी नामी होटल के बाहर फरवरी 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक अल हरीरी की हत्या हुई थी। रफीक हरीरी की हत्या के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया गया था। उसके बाद लेबनान हिजबुल्लाह के नियंत्रण में आ गया तो तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा है। लेकिन महज 2 से 3 दशक पहले तक लेबनान को मध्य पूर्व का पेरिस और स्विट्जरलैंड कहा जाता था। इसकी राजधानी बेरूत दुनिया के सबसे अमीर पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत करती थी। लेबनान में स्विम सूट, समुद्र तट, चहल पहल भरी सड़कें और आजादी से घूमने वाले लोग थे। लेबनान की राजधानी में पहला बीच क्लब 1930 के दशक में बेरूत के तट पर सेंट जॉर्ज के खुलने के साथ मिला था। सेंट जॉर्ज होटल बेरूत का सबसे मशहूर ठिकाना था जहां पैसे वाले पर्यटक पहुंचते थे। देखते ही देखते यहां 5 सितारा होटल्स, नाइट क्लब और रेस्तरां खुल गए। फ्रांस का आर्किटेक्चर, पश्चिमी देशों का खाना और फैशन इसकी पहचान बन गया और दुनिया भर से लोग बेरूत का रुख करने लगे। हॉलीवुड के स्टार यहां आते और तेल के कुओं की दौलत के दम पर शेखों का भी यहां जमावड़ा हुआ करता था। 1943 में लेबनान को फ्रांस से आजादी मिली। उससे पहले तक यहां ईसाइयों की आबादी 51 से 55% थी। लेकिन 1975 में छिड़े गृह युद्ध के बाद हालात बदलने लगे। सीरिया ने हालात काबू करने के लिए फौज भेजी, लेकिन 2005 तक उसकी सेना लेबनान में डटी रही। इस दौरान ईसाई सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने लगे, वहीं फलस्तीनी शरणार्थी लेबनान का रुख करने लगे। शिया मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी और एक समय बाद यहाँ ईसाई अल्पसंख्यक हो गए। 1980 के दशक में हिजबुल्लाह का उदय होने लगा, जो अगले 3 दशकों में इतना ताकतवर हो गया कि लेबनान में समानांतर सरकार चलाने लगा। आबादी में फेरबदल ने लेबनान का चेहरा बदल दिया। लोगों का पहनावा, उनका खान पान और उनकी सोच सब कुछ बदल गई। जहां नाइट क्लब थे, समुद्री किनारे पर 5 सितारा होटल में विदेशी सैलानियों का जमावड़ा था और जहां दुनिया भर के लोगों का आना जाना था, वो हिंसा, आतंकवाद और कट्टरवाद का गढ़ बन गया। ईरान ने अपने प्रभाव वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के निजाम में आधुनिक और आजाद ख्याल लेबनान और बेरूत को संकीर्णता और धार्मिक उन्माद की आग में झोंक दिया है। आज तक ब्यूरो।